अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात को सेहत की करेंगे, फिर उसके बाद हम इकोनॉमी की करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो वी गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑटो सेक्टर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आगाज़ सेहत से है और यकीनन एक अहम टॉपिक है, अहम इशू है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि कहा जाता है कि जब कोविड आया कि जी गर्मी आएगी तो कोविड चला जाएगा। फिर इसी तरीके से डेंगू के बारे में कहा गया कि जी सर्दी आएगी तो डेंगू चला जाएगा, और स्मॉग के बारे में ये कि जी बारिश होगी तो स्मॉग खत्म हो जाएगा। तो अब हम इसी तरह से इंतजार करेंगे, लेकिन खुद से शायद कुछ एफर्ट्स नहीं करेंगे। लेकिन सिचुएशन तो क्रिटिकल है और बहुत से लोग इफेक्ट हो रहे हैं डेंगू से और स्मॉग से, और हमारा माहौल आलूदा है। और बहुत से दावों के बावजूद अब भी हम देख रहे हैं कि हालात वैसे के वैसे हैं, बल्कि दिसंबर के बारे में कह दिया गया कि जी दिसंबर में सूरत हाल और ज्यादा खराब हो सकती है। तो इस पर जी गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीमा नवीद साहिबा। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, स्मॉग के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये धुआं फजा में है, आलूदगी है, फजाई आलूदगी है, जिसकी वजह से हमारा जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक नहीं आ रहा है। एंड खासतौर पे लाहौर शहर के बारे में कहा जा रहा है कि इट्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो क्या आपको नजर आ रहा है वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस, या इसी तरीके से हर साल जब ये सीजन आएगा नवंबर का, अक्टूबर का और देन दिसंबर, तो हम इसी तरह से स्मॉग में से गुजरेंगे और हमारी सेहत इसी से मुतासिर होगी? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अहम जो है वो मामला है जिस पे हम बात कर रहे हैं आज। सबसे पहले तो ये कि खुसूसन तौर पे अगर हम देखें कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में जो है हम देख रहे हैं कि स्मॉग बहुत ज्यादा जो है वो पूरे हमारे सिटी में फैल गया है। खुसूसन तौर पे लाहौर के अंदर कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो भी फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है जो कि एक फ्यूल के बर्न होने या फर्नेसेस या बॉयलर्स के बर्न होने से एक एयर की फिजा में जाता है। और स्मॉग इटसेल्फ आपको पता है कि एक स्मोक और एक डस्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे खुसूसी तौर पर एक स्मोक कह दिया गया फॉग और स्मोक के साथ। तो यानी कि इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहली चीज कहते हैं कि भाई पॉलेंस आ गए, आपकी डस्ट आ गई, जो आपके ऑलरेडी फिजा में होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके फैक्ट्री में से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उसमें आपके पास सल्फर ऑक्साइड्स हैं, आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि जब सनलाइट से मिलते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो एक स्मॉग की शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसमें खुसूसन तौर पे देखा गया धुंधलापन हो जाना, देख नहीं सकते, हम ड्राइव नहीं कर पाते, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अभी तो अगर मैं एक आपको अंदाजा बताऊं कि जो हमारा पीएम लेवल होता है, जो कि हम कहते हैं कि फाइन जो एक पार्टिकल का लेवल होता है जो हम मेजर करते हैं 2.5 से, आज के दिन अगर मैं खुसूसन तौर पे बताऊं तो वेरी अनहेल्दी है लाहौर खुसूसन तौर पे स्मॉग के लेवल से। 2.6 से भी अबव लेवल चला गया उसका, जो हमारी एयर क्वालिटी लेवल होती है। तो यानी कि ये पीएम 2.5 का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं तो यानी कि लाहौर का इटसेल्फ वेरी अनहेल्दी है। और जब वो शुरू हुआ था तो वो हजर्डियस यानी खतरनाक था, यानी कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो आप ये गलत कहना नहीं होगा कि जी कोई भी आपके घर में वापस आ रहा है तो वो खांसी, नजला, आंखों में तकलीफ यानी जलन होना, ये सब कुछ बहुत आम है, जो हम आगे भी बात करेंगे। ये सिम्टम्स बहुत आम है। इसका कोई सोल्यूशन है आपकी नजर में? अब सोल्यूशन में जब मैं बात कर रहा हूं तो आई मीन टू से कि अगर इतनी ही हमारी फजा आलूदा है और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना खतरनाक हद तक पहुंच चुका है, तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को चाहिए कि खास तौर पे जो स्कूल्स हैं वो बंद किए जाएं, बच्चे स्कूल्स ना जाएं, और किसी तरह से सड़कों से ट्रैफिक को कम करने के लिए कुछ ऐसा ऐलान किया जाए ताकि किसी हद तक तो हम डैमेज कंट्रोल कर सकें? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा ग्रीन क्लीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव चल रहा है वो आई थिंक इसको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली डील कर रहा है। वो ये है कि वो ज़ाहिर है फिजा में जितने प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, वो उस चीज को जितनी ऑक्साइड्स है यानी कि सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसको कैच करेंगे और ऑक्सीजन थ्रू आउट करेंगे, जो कि हमारे लिए जरूरी है। एक चीज ये हो गई जो अभी हमारी जो गवर्नमेंट कर रही है। मैं एक और चीज बहुत अच्छी बताना चाहूंगी जो अभी शुरू हो रही है हमारे पूरे जो है वो शहर के अंदर खुसूसन तौर पे, लेकिन उससे पहले हमारे इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है वो ये है कि मास्क का इस्तेमाल सिर्फ कोविड के लिए नहीं बल्कि इसके लिए भी अब लाजमी कर दिया गया है। इसके खास रीजन ये ताकि आप इनहेल ना कर पाए ऐसी कोई भी गैसेस जो आउटसाइड ऑलरेडी प्रिवेल कर रही हैं, अभी फिजा में हैं। दूसरी चीज हम कहते हैं कि लोग काफी ज्यादा एयर प्योरीफायर्स का बहुत ज्यादा जो है ना इंतजाम कर रहे हैं और उसका यूज भी कर रहे हैं। खासतौर पर ये कि वो जाहिर सी बात है हर किसी की एक मैं कहूंगी कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन
खुसूसन तौर पे मैं बता रही हूँ कि ये एयर प्योरीफायर्स भी कई कई लोग गाड़ी में या फिर कहीं ऐसे जगहों पे जहाँ फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा धुआं है, उनके लेबर्स के लिए या स्टाफ के लिए बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनके लिए वहां पर ये यूज हो रहा है। दूसरी बात हम कहते हैं कि गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें और खुसूसन तौर पे अपने जो विंडोज हैं घर की वो बंद रखें और जितना अननेसेसरी ना जा सके वो बाहर ना जाए। अच्छा, एक और चीज ये कि हम जो फैक्ट्रीज के बारे में सुन रहे हैं, जो कि मैं हेड्स ऑफ कहूंगी कि गवर्नमेंट अब थोड़ी सी एक्टिव भी हो गई है इस हवाले से। हमारे पास सबसे पहले मैंने अपनी बात करने से शुरू किया तो बताया आपको कि फ्यूल्स जो बर्न होते हैं जब फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, उसका वेस्ट जो निकलता है वो गैसेस प्रोड्यूस करता है। हमारे अब माशाल्लाह मैं कहूंगी कि हमारे सिटी के अंदर, लाहौर के अंदर खासतौर तौर पे एक टीम तैयार की गई है, स्क्वाड जिसको कहते हैं। वो 5 लोगों की टीम है जिसके अंदर एक है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, जो कि देखेगा कि हमारे फिजा में कितनी ज्यादा गंदगी है, क्या है, कितना लेवल हाई है, लो है, उस चीजों का सारा वो इंतजाम देखेगा। दूसरी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, वो देखेगा कि कहाँ पे वेस्टेज ज्यादा है, हर चीज का वो ख्याल रखेगा। तीसरा जो इसके अंदर है वो वासा की टीम होगी, वाटर सैनिटेशन का देख रहे होंगे वो सारा, कि कोई इंतजाम खराब तो नहीं है वहां पे, वेस्टेज ऐसा तो नहीं जो लैंड वाटर पोल्यूशन भी प्रोड्यूस कर रहा हो एयर के साथ साथ, ताकि वो दोनों कनेक्टेड ना हो जाए, क्योंकि ये एक मजमुआ है पॉल्यूशन का। चौथी टीम इनकी एक पुलिस की होगी कि कोई गैर कानूनी काम चल रहा है जहां बर्निंग हो रही है अननेसेसरी, कोई चीजों की, कोई गार्बेज की बर्निंग, कोई भी चीजों की बर्निंग हो रही है हवा में, जो वो गैसेस जा रही हैं जिसकी वजह से, उसको रुकाने के लिए, इंतजाम करने के लिए, स्ट्रिक्टनेस रखने के लिए पुलिस की जरूरत होगी। एंड 5वां जो होगा इसके अंदर नेस्को की टीम, जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई देखेगी। अभी 5 लोगों की टीम करेगी क्या? सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसके अंदर उनका यह प्लान है कि वो कोशिश करेंगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज एमिट कर रही हैं ऐसी चीजों को, प्रोड्यूस कर रही हैं ऐसी चीजों को, या अननेसेसरी ऑयल यूज कर रही हैं जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकबूल है, तो उनको जो है वो खत्म करवाएंगे और वो कहेंगे कि भाई ये आपने फ्यूल को रिप्लेस करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है हवा में जाकर। तो इनको हर इंडस्ट्री पे नजर रखनी है। अब इसके अंदर इन्होंने टोटली सोचा है कि 60 जो है ना वो विजिट्स करेंगे पर वीक के अंदर इंडस्ट्रीज का, जिसके अंदर वो चेक करेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो हाई वेस्टेज। डॉक्टर साहब, आई गॉट योर पॉइंट कि दिस इज व्हाट इज टू बी डन या दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी डन, लेकिन क्या आपने समझती हैं कि ये सब कुछ पहले हो जाना चाहिए था, कि जब ये टाइम आया है स्मॉग का उससे पहले हो जाता, ताकि हम किसी तरीके से इसको होने से रोकते, या इसको इतना हम कंट्रोल कर चुके होते कि ना होने के बराबर होता? बिल्कुल, हमारी कॉम एक्चुअली इतनी लेट जाती है जब हम देख रहे होते हैं ना कि डेथ्स आ रही हैं या हमें केसेस रिपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर कि भाई जी थ्रोट इन्फेक्शन के साथ लंग के कैंसर भी होते हैं इसके बाद लॉन्ग टर्म में, अगर ये बहुत ज्यादा पेशेंट जो है वो उसको ले रहा है, इनहेल कर रहा है। और जब हम रिपोर्टिंग करते हैं ना पेशेंट की, तब तो पता लगता है जी जी अब जागना है हमें और हमने कोई चीज पे उठानी है। तो आई थिंक यस, थोड़ा सा लेट जरूर हो गए, लेट बट इट्स नेवर टू लेट। आई थिंक शुरू हुआ है तो उसको पूरा होना भी चाहिए। आपको क्या लगता है ये कब तक कंटिन्यू करेगा इसी तरह से ये मामला? बारिश का इंतजार हमें करना होगा, और अगर बारिश नहीं होती तो फिर कब तक चलेगा ऐसे? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जब तक बारिश नहीं होगी इसका थोड़ा सा उस वक्त तक दम नहीं टूटेगा। लेकिन ये कि अभी भी ये है कि जितना मैंने आपसे बात की कि हम एनवायरनमेंट के अंदर ये सब कुछ बर्निंग और ट्रीज को प्लांट करना और अपनी जो इंडिविजुअल प्रिकॉशंस है उनको अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत हम अवॉइड कर सकते हैं इसके एक्सपोजर से। लेकिन डेफिनेटली जब तक दैट मींस कि अगर बारिश नहीं होती तो ये दिसंबर में भी इसी तरह से स्मॉग रहेगी, दिसंबर में भी होगी स्मॉग। समझ, अभी अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं ऑनलाइन भी, अगर आप देखेंगे सारी जो हमारे पास अभी अवेलेबल है एयर क्वालिटी इंडेक्स के, अभी तक तो उन्होंने 19 नवंबर तक तो कहा है कि बहुत ही हम हाई उसमें रिस्क पर हैं, यानी रियली अनहेल्दी स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं कि स्मोक का लेवल, जो एयर क्वालिटी लेवल इंडेक्स है वो बहुत हाई है अभी तक लाहौर का। और सबसे पॉल्यूटेंट 10 पॉल्यूटेंट कंट्रीज में हमारा जो है ना अब शुमार हो रहा है। तो यानी चलें, सूरत हाल तो डेफिनेटली बहुत तशवीशनाक है, लेकिन इसमें फिर या तो हम बारिश के लिए दुआ करें या जब तक बारिश नहीं होती तो फिर किसी और शहर में जाकर क़याम कर लें, यही हल नजर आ रहा है। वरना तो स्मॉग अब हमारे लंग्स को इफेक्ट तो करेगी, अब एहतियात भी लोगों को करनी चाहिए, लेकिन वी हैव गॉट टू मेक श्योर कि ये डैमेज कम से कम हो और हम कम से कम एक्सपोज हों टू स्मॉग। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमें अब लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, अब बात करते हैं कुछ इकोनॉमी को लेकर, और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात आबिद क़य्यूम साहब ने। आबिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया।
आपसे सर पहला क्वेश्चन मईशत को लेकर ही है, और मईशत को लेकर जब हम बात करते हैं तो अपोजिशन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ कहती हैं, सरकार कुछ कहती है। सरकार तो कहती है जी सब अच्छे की रिपोर्ट है, सरकार कहती है कि जी हमारी तरफ से भरपूर एफर्ट्स की जा रही हैं और इंशाल्लाह आगे जाके हालात बेहतर होंगे। जब भी कहते हैं फिर उसके बाद आगे जाके हम देखते हैं कि हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब हो जाते हैं। और जब हम ये खराब होने को कहते हैं तो ये हम गेज कर रहे होते हैं कि डॉलर कहाँ जा रहा है, कमोडिटीज की प्राइसेस कहाँ पर जा रही हैं, जो रोजमर्रा की अशिया कंज्यूमर ने खरीदनी होती हैं, फ्यूल की प्राइस कहाँ पर जा रही है। तो आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आपकी नजर में हमारी जो इकोनॉमी है क्या वो बेहतरी की तरफ जा रही है या जाने की कोई उम्मीद है या ऐसे ही चलेगा? देखिए, इसको दो तरफ से देखना पड़ेगा। एक तो जियोपॉलिटिकल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की रोशनी में, जो कि जाहिर है कि काम सारिफ को या काम शहरी को उससे कोई गर्ज नहीं है। उसको तो आम शहरी को तो अपनी जो 2 वक्त की दाल रोटी है उसकी फिक्र है। वो अपनी जगह बहुत वैलिड कंसर्न है। लेकिन इस वक्त अगर हम डॉलर की बात करते हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात भी अटके हुए हैं, उनकी बात करते हैं, फाटिफ की ग्रे लिस्ट की बात करते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है और उसकी वजह से अभी तक IMF के आपके मुज़ाकरात भी फंसे हुए हैं, उसी वजह से फाटक में भी पाकिस्तान का केस अटका हुआ है। अभी हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास की एक इंतहाई बड़ी अक्सरियत से DLP के वादे के बाद, तो ये सारी वो चीजें जो कि पाकिस्तान के में इन्वेस्टमेंट जो आनी है उसको अफेक्ट कर रही है। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो रुपए के पे प्रेशर पड़ रहा है, जो कि IMF का जब तक मुआहदा नहीं होता है, बायलैटरल या IMF की तरफ से आपको डॉलर नहीं मिलते हैं। जब हम महंगाई की बात करते हैं उसमें भी कुछ हद तक एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। अगर रुपया गिर रहा हो और बाहरी चीजें जो है वो डॉलर में महंगी हो रही है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में वो दुगनी नहीं भी, तो पाकिस्तान में डबल फैक्टर आ जाएगा कि एक तो चीजें डॉलर में वैसे महंगी हैं, दूसरा पाकिस्तान में डॉलर बहुत महंगा है, रुपया बहुत सस्ता हो गया, तो उसकी वजह से भी चीजें बहुत महंगी लगेंगी। स्पेशली पेट्रोलियम प्राइसेस को आप ले लें या आप एडिबल ऑयल को ले लें, जो कि ट्रिगर का बायस बनते हैं बाकी चीजों की कीमत बढ़ाने का। तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन जब हम आम शहर की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, तो उसको तो इस चीजों से सरोकार नहीं, उसको तो हुकूमत से किसी किस्म की एक रिलीफ की या हुकूमत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तो है। तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यही है कि वहाँ ये देखना है कि हुकूमत कुव्वत खरीद को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, क्या वो टारगेटेड सब्सिडीज दे पा रही है या नहीं दे पा रही, क्या वो शायद जरूरत जो है उनकी कीमतों में कमी लाने का वादा पूरा कर रही है या नहीं कर रही। और स्पेशली जब हम चीनी की बात करते हैं तो हमने देखा कि पिछले चंद रोज में चीनी की कीमत में कमी आई है अक्सर जगहों पे, और अगर वो कमी आई है तो जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ हुकूमत ने ठीक किया होगा, तो वो कमी आई है। अगर हम आटे की बात करते हैं तो जब आटे की अगर स्पोर्ट प्राइस बढ़ाई गई थी पिछली दफा उसको खरीदने के लिए तकरीबन 20 रुपए किलो तक, तो फिर ये ध्यान में रखना चाहिए ताकि यहाँ पे काश्तकारों को ज्यादा पैसे मिलेंगे, वहाँ पे जो अच्छा आबिद साहब, हमें ना गवर्नमेंट की तरफ से ये भी सुनने को मिलता है कि जी जो हमारा काश्तकार है, जो किसान हैं, वो खुश हैं, उनको इसमें कोई मसला नजर नहीं आ रहा है। जबकि देखिए अगर वो ज्यादा कमा रहे हैं और गवर्नमेंट ये एक एंगल देती है कि जी पहले अगर वो कमाते थे बिलफर्ज 10,000 रुपया, तो अब वो 15,000 रुपया फी बोरी कमा रहे हैं, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी तो ऊपर चली गई है, तो लिहाजा वो आज भी वहीं पर खड़े हैं, कोई हालात उनके बेहतर तो नहीं हुए हैं। और अगर उनकी प्रोडक्शन महंगी होगी तो फिर वो सस्ता कैसे बेच सकते हैं? मतलब अगर जो चीनी भी प्रोड्यूसर्स हैं वो अगर जब शुगर प्रोड्यूस करते हुए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जा रही है तो फिर वो उसको सस्ता कैसे बेच सकते हैं? जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको कोई शक नहीं है कि ऊपर जा रही है, बल्कि मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि बाद का जो सब्सिडी किसानों के लिए दी जाती है वो भी मिडिल मैन के पास चली जाती है, वो भी किसानों के पास नहीं जाती। कुछ सब्सिडीज ऐसी भी हैं जिनका मिसयूज होता है, जैसे फर्टिलाइजर में जो कूपन कार्ड स्कीम है उसका मिसयूज भी देखने में आया है। तो ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे हैं और ये लोकल गवर्नेंस को बेहतर बनाने की जो जरूरत है उसकी तरफ निशानदेही करते हैं कि वो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन ये भी कहने में कोई हर्ज नहीं कि इस वक्त
पूरी दुनिया जो है वो एक गैर मामूली किस्म के इकोनॉमिक प्रेशर से गुजर रही है और पाकिस्तान जो है वो भी उनमें से एक है। यानी आज अगर हम अपोजिशन को कहें कि वो आज हुकूमत बना ले कोई पार्टी या कोई पार्टियां मिलके, तो क्या आपके ख्याल में डॉलर की कीमत जो है उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी या जो महंगाई है उसमें कमी आ जाएगी? जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर है वो तो आपके फेवर में इस वक्त नहीं है। कोविड जो है, कोविड अपनी जगह पे बहरहाल एक हकीकत है, वो कि पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है कि इस वक्त वो कंटेन्ड है, लेकिन कोविड का जो इम्पैक्ट है दुनिया की इकोनॉमी में वो तो अपनी जगह पर मुसलमा है और शायद अभी चंद महीने ये मजीद ऐसा ही चलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि अगले आने वाले 6 महीनों में कोई ऐसा मोर्चा रूनुमा होगा कि दुनिया से एकदम महंगाई खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान से भी खत्म हो जाएगी। क्या डॉलर का आपको लगता है आबिद साहब कि डॉलर नीचे आएगा या ये बस अब ऊपर जा रहा है तो इसने ऊपर ही जाना है? देखिए, डॉलर पहले भी नीचे आया था जब अनाउंसमेंट हुई थी कि सऊदीया से $3 बिलियन मिल रहे हैं स्टेट बैंक में रखने के लिए या डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिल रहा है। अभी तक वो जो मटीरियलाइज नहीं हुआ तो दोबारा से डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया। जो ही ऐलान हुआ था कि सऊदीया से $3 बिलियन जो है वो आ रहे हैं, आपने देखा कि बहुत से एक्सपोर्टर्स जिन्होंने अपनी प्रोसीड्स की पेमेंट रोकी हुई थी उन्होंने धड़ाधड़ अपनी पेमेंट मंगवाना शुरू कर दी। डॉलर जो था वो मुसलसल एक हफ्ता जो है वो नीचे आता रहा। लोगों ने जो अपनी एलसी जो थी वो रोकनी शुरू कर दी इंपोर्ट के लिए कि शायद अभी और सस्ता हो जाए। IMF से $1 बिलियन आने की तवक्को थी, वो भी सेंटीमेंट्स पे खासा पॉजिटिव उसका असर पड़ा। लेकिन जब ना तो IMF से डॉलर आए, ना सऊदी अरब के डॉलर आए, ना ही अभी वो जो ऑयल फैसिलिटी है वो शुरू हुई। तो आप समझते हैं कि जब ये पेमेंट, ये जब रकम आ जाएगी IMF से भी आ जाएगी, वहां पर जो हमारी एक सूरत हाल एक डेडलॉक का शिकार है वो मामला हल हो जाता है, या सऊदीया से जो अमाउंट आनी है वो आ जाएगी, तो फिर उसके बाद डॉलर नीचे आएगा? ये दोबारा नीचे आएगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि नीचे आकर रुक जाएगा। हमने पहले भी देखा कि ये 176-70 तक गया, उसके बाद 170 तक नीचे आया, उसके बाद दोबारा इस रवा हफ्ते में 178 तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में शायद 180 तक भी बिका है। लेकिन ये भी अच्छी बात हुई कि 2 दिन पहले सऊदी हुकूमत ने इस बात का अदा किया कि जो अपनी कमिटमेंट उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया वो उस पर कायम है। यानी कि वो डॉलर वहां से आने की जो तवक्को थी वो खत्म नहीं हुई, वो आ जाएंगे, या पेट्रोल जो डेफर्ड पेमेंट ऑयल था वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एकदम से डॉलर फिर दोबारा नीचे जाए। तो ये मार्केट बेस्ड रेट में ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है रेंज बाउंड रेट। और फ्यूल आपको लगता है कि ये कहीं जाकर अब रुकेगा या ये अब ये भी ऊपर चलता चला जाएगा? और ये भी इतलात है कि जी आज भी बढ़ने जा रहा है रात को 12 बजे के बाद, तो ये अब ये ऊपर ही ऊपर जाएगा और अवाम भी साथ ही लेकर जाएगा? देखिए, इस विंटर में तो ये फ्यूल जो है फ्यूल प्राइसेस नीचे आने का इम्कान नहीं है, ना दुनिया में ना पाकिस्तान में। विंटर में फ्यूल की शॉर्टेज है। चाइना जैसा मुल्क जो है इस वक्त वहां पे लोड शेडिंग हो रही है, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर चाइना जैसी इकोनॉमी जो है वहां पे पावर आउटेज है तो हम तो किसी खेत की तो फ्यूल ये वाली सर्दियों के बारे में ये वार्निंग दी जा रही है कि ये बड़ी सख्त सर्दियां होंगी, सिर्फ मौसम के लिहाज से नहीं बल्कि तवानाई के लिहाज से कि इसमें एनर्जी के रेट मजीद ऊपर जाएंगे। जो इसकी मांग बढ़ेगी तो उसके रेट्स ऊपर जाएंगे, और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस पे अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देना होता मुश्किल होता जाएगा, वरना आपका एनर्जी सेक्टर रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हुकूमत को इसकी तरफ सब्सिडी की तरफ कोशिश करना पड़ेगी और इसका रेट जो है ऊपर तभी हालात कंट्रोल हो सकेंगे। आबिद क़य्यूम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, जो इकोनॉमी की करंट सिचुएशन है उस पर आपने एक्सपर्ट ओपिनियन सुना आबिद क़य्यूम साहब का। अब हम लेते हैं एक वक्फा और वक्फे के बाद हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं कुछ शामिल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ गाड़ियों की बात करते हैं, क्योंकि अभी जब ये बजट अनाउंस हुआ था 2021-2022 तो उसमें ये कहा गया था कि जी गाड़ियों की कीमतें भी सस्ती हो रही हैं और बहुत से लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो अब अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन अब ये रिसेंट जो इतलात हैं उसमें तो ये है कि तमाम गाड़ियों की प्राइसेस, तमाम जो कैटेगरीज के हैं, तमाम वेरिएंट्स जो हैं गाड़ियों के, उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील मान साहब, ऑटो एक्सपर्ट हैं और जब भी गाड़ियों की और ऑटो सेक्टर की बात हो तो ही इज़ द बेस्ट मैन टू टॉक अबाउट इट। सुनील साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया।
ये माजरा क्या है कि गवर्नमेंट तो कह रही थी कि जी हम सस्ती कर रहे हैं गाड़ियां और लोग गाड़ी खरीद सकेंगे, और फिर ऑटो पॉलिसी भी आई थी, और फिर ये भी कहा गया था कि जी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 6-6 महीने गाड़ियां रोक के नहीं रखेंगे, 2-2 महीने बाद गाड़ियां डिलीवर करनी पड़ेंगी, और अगर कोई नहीं करेगा तो वो 3% ऑफ द कायबोर जो है वो चार्ज होगा मैन्युफैक्चरर को। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सर वो स्टोरी ऐसी है कि देखें गवर्नमेंट ने एक जो है इकदाम किया था ऑटो पॉलिसी का, और हमने बड़ा सराहा था कि बड़ी अच्छी बात है। सो पाकिस्तान में आज तक हिस्ट्री में कभी गाड़ियों की प्राइसेस कम नहीं हुई। लास्ट ईयर यानी इस ईयर जून में सिर्फ टैक्स कम हुआ था, जिसकी वजह से कंज्यूमर के लिए प्राइस कम हो गई थी। कंपनीज ने पर से अपनी प्राइस कभी कम नहीं की थी, और जब ये टैक्स कम हुआ था मैंने तब भी इस बात का इजहार किया था कि अगर मैं भी कोई बिजनेस चला रहा हूँ या आप भी चला रहे हो, और लेट्स से आपकी चीज अगर 10 रुपीज प्लस टैक्स पे बिक रही थी, सो आपको कस्टमर को अगर लेट्स से फाइनल 17 रुपए की मिल रही थी और गवर्नमेंट उसमें 7 रुपए टैक्स कम करके 5 रुपए कर देती है और वो 15 की हो जाती है, तो मेरे पास ऑल द इंसेंटिव है एज अ बिजनेस एंड प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी कि मैं उसको दोबारा 17 रुपए किस तरह ले लूं। हैविंग सेड दैट, उस टाइम पे जब पॉलिसी आई जो डॉलर 153 का था, आज 179 का डॉलर है, तो तकरीबन 18 से 20% उसकी प्राइस बढ़ गई है। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ गाड़ियों की जो ज्यादातर पार्ट्स हैं, जो सीकेट डीकेट भी आती है, और उसमें मेजॉरिटी पोर्शन जो इम्पोर्ट होता है। सो वी आर वेरी एक्सपोज टू करेंसी रिस्क, और उसी वजह से जो आपकी गाड़ियों की प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो गाड़ियों की इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप स्टील की बात करें वो भी इम्पोर्ट होता है, वो भी बहुत तकरीबन 4 से 5 गुना हो गया है। तीसरी चीज जो गाड़ियों के जो पार्ट इंपोर्ट होते हैं, जो ग्लोबल फ्रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो हुआ ये टोटलिटी में कि जो जून में टैक्स की वजह से प्राइस डिक्रीज हुआ था, अब जो इनका प्राइस इंक्रीज आया उसको अगर आप देखें तो पिछली प्राइस से भी आप ऊपर जा चुके हैं। तो टैक्सेस अभी भी उतना ही है, ये डॉलर रेट चूंकि ऊपर चला गया कन्वर्जन में, तो इस वजह से ज्यादा प्राइसेस पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, टैक्स उतना ही है। गवर्नमेंट ने अपना जो एफईडी कम किया था 2.5% और सेल टैक्स कम किया था, वो अपनी जगह पे है। अगर गवर्नमेंट भी अपना टैक्स और ऊपर लिया वापस तो और ऊपर चली जाएगी प्राइस। ठीक, और दूसरी तरफ जो ये पॉलिसी का ये भी हिस्सा था कि जी गाड़ियां मैन्युफैक्चरर्स 2 माह के अरसे में देंगे, डिलीवर करेंगे कस्टमर्स को, और वो डिलीवर हो जाएंगी, लेकिन उसमें भी टाइम उसी तरीके से लग रहा है, 6-6 महीने का टाइम दिया जा रहा है। चले उसमें तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी रखी थी कायबोर प्लस 3% फाइन देंगे, तो अगर कोई गाड़ी डिले दे रहा है तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो एक पॉलिसी ये भी लेके आए थे कि अगर फाइनेंसिंग है उसको इजी किया जाएगा कस्टमर के लिए, और 15% डाउन पेमेंट पे गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। बट राइट आफ्टर 3 महीने हमने देखा कि स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा जी जो मिनिमम पेमेंट है डाउन पेमेंट वो 30% होगी। तो जो इस तरह की ऑपोजिट किस्म की जो होती है ना तजाद आती है स्टेटमेंट्स में या पॉलिसीज में, वो मार्केट में कंफ्यूजन कॉज करती है। दूसरी तरफ जो ऑन या प्रॉफिट टेकिंग है वो भी उसी तरह चल रहा है। गाड़ी डिले पे है, अगर आप सुजुकी गाड़ी बुक कराते हैं आप बेशक पूरी पेमेंट दे दें, वो कहते हैं 4 महीने बाद देंगे, उससे पहले हम दे नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि वो जो गवर्नमेंट की इंसेंटिव थे या गवर्नमेंट का जो पॉलिसी मेकिंग थी उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कभी भी यूजर तक नहीं पहुंचे। अगर आप देखें जून जुलाई में जो प्राइस डिक्रीज हुआ था एंड यू डू अ सर्वे, आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनको गाड़ी असल में उस प्राइस में मिली हुई हो, बिकॉज अक्सर कंपनी की बुकिंग बनती है उस टाइम पे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि जी हम इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो लेकर आ रहे हैं उसके तहत हम कन्वर्ट करेंगे, और वैसे भी अब पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होना शुरू हो गया, पहले भी महंगा था, मजीद महंगा हो रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि जी हम उसको इनकरेज करेंगे, लेकिन इनकरेज करने के साथ साथ जहां पर कहीं चार्जेस लगने, इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो भी नहीं लगे। वो देखें एक रेड टेपिज्म है और एक सरकारी जो है ना उसमें कॉल ऑफ फेल में तजाद है। तो पिछले साल से हम इलेक्ट्रिक पॉलिसी का सुन रहे हैं। आज भी अगर आप बैठे हैं तो आप पंजाब में अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी रजिस्टर कराएंगे तो उस पर लाखों रुपए टैक्स है। आप कैपिटल में कराएंगे तो 4 हजारों में हो जाएगी, पेशावर में 1 रुपए में हो जाएगी, कराची में हो नहीं सकती। सो वी एज अ नेशन हम कह तो बहुत रहे हैं इलेक्ट्रिक पॉलिसी, एक तो रजिस्ट्रेशन का हम डिसाइड नहीं कर सके। सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्जेस लगाना, वो चार्जेस जब आप लगाने के लिए कोई भी जाता है आपके हाईवेज के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर, तो चले दूर की बात है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में एक चार्जर है। तो सच ए शेम कि हम कहते रहते हैं लेकिन हमारी पॉलिसी जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड नजर नहीं आती। ठीक, और दूसरी तरफ जो रजिस्ट्रेशन आपने कहा कि गाड़ियों की प्राइसेस तो ऊपर गई हैं, उसके पीछे चूंकि सीकेडी किट्स इंपोर्ट होनी है और इसके अलावा स्टील का भी आपने बताया, लेकिन जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है क्या वो भी बढ़ी है या वो वही है कि जो बजट में अनाउंस हुई थी? गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन देखिए वो तो परसेंटेज ऑफ वैल्यू के ऊपर है। तो जिस तरह गाड़ी महंगी होती जाएगी तो वो रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ती जाएगी। उसमें बजट में ऐसा कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात बजट में उन्होंने की थी वो यही थी कि जी लोगों को जो फैसिलिटेट किया जाए, ऑटो मैन्युफैक्चरर को कहा जाए कि जी 2 महीने में गाड़ी दे दें, अगर 2 महीने में नहीं देंगे तो उनको जो है कायबोर प्लस 3 देना पड़ेगा। अब ऑटो मैन्युफैक्चरर भी इतना अकलमंद है कि वो पार्शियल पेमेंट ले लेता है आपसे, पार्शियल पेमेंट में कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, फुल पेमेंट पे है। तो अगर आज आप मार्केट में जाएं, जो गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही हैं जिनकी डिमांड 8-10 महीने की, वो आपसे
आपसे जो है ना पार्शियल पेमेंट लेते हैं, और जो गाड़ियां नहीं चल रही वो आपसे फुल पेमेंट लेके आपको 60 दिन के अंदर दे देते हैं, और जैसे कहते हैं ना टिक मार्क कर लेते हैं हमने पॉलिसी पूरी कर दी। जबकि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि पार्शियल पेमेंट के ऊपर भी इनको अगर कैब देना पड़ेगा तो फिर इनको सोचना पड़ेगा कि डिलीवरी जल्दी करें। ठीक है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट से जब महंगाई की बात होती है तो आजकल ये चीज फ्लोट की जाती है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जी अगर महंगाई इतनी ज्यादा है तो आप देखिए मोटर बाइक्स की सेल्स किस हद तक बढ़ गई हैं, रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं। फिर इसी तरीके से गाड़ियों की मिसाल दी जाती है, लोग ऑन पे गाड़ियां खरीद रहे हैं, गाड़ियों की जो बुकिंग्स हैं उसमें इजाफा हो गया है। तो क्या वो उसको लिंक किया जा सकता है इस बात के साथ कि जी खुशहाली है और लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं और गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं और लोगों को दिलचस्पी उसमें अभी भी उसी तरह से बरकरार है? नहीं, मेरा ख्याल है अगर ये ऐसा हो तो बड़ी मजाका की ऐसी बात है। फिर दुनिया में जो जीडीपी पर कैपिटा जो फिगर्स हैं इसको खत्म करके मोटरसाइकिल पर कैपिटा कर देते हैं, यहाँ पे मोबाइल फोन पर कैपिटा करते हैं। ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। किसी ने बल्कि ने लिखा था कि वजीर आजम साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल रिकॉर्ड बिके हैं, तो उसी के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि वो लोग जो गाड़ियां बेच के मोटरसाइकिल ले रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट में जो इन्वेस्टर था वो अब प्रॉपर्टी से या कहीं और से निकल के उसने गाड़ियां बुक कराना शुरू कर दी है, एंड यूजर को तो गाड़ी फिर भी नहीं मिल रही। तो ये ऐसी एग्जांपल है कि मैं आज आपसे बोलूं कि देखिए पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है, आटा महंगा होता जा रहा है, आप मुझे आर्गुमेंट दे रहे हो कि मुल्क में महंगाई है, मैं कहूँ जी आप हर तंदूर पे जाके देखें लाइनें लगी हुई और रिकॉर्ड सेल हो रही है। वो तो आबादी आपकी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो उसका ये कोई ताल्लुक नहीं कि लोग बड़े खुशहाल हैं। आज भी जाके आप देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके प्रॉपर्टी लेवल के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, एंड दिस डजंट मीन कि हमारे मुल्क में बहुत खुशहाली आ गई है। वो जो वेल्थ है वो चंद हाथों में है, उन हाथों में गाड़ी से मार्केट उठा ली है, मार्केट से सारी गाड़ी उठा ली है और उसको ब्लैक करें, दैट डजंट मीन कि बहुत ज्यादा डिमांड है। देयर इज नो एक्सेस डिमांड, उन्होंने शॉर्टेज खुद क्रिएट की। ठीक, और दूसरी तरफ बहुत से लोगों की शिकायत भी मौसूल हुई हैं ओवर द पास्ट 7-8 मंथ्स मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स को लेकर के जी हमसे पैसे भी ले लिए, हमें डिलीवरी का इतना बताया, फिर उसके बाद एक तो बल्कि ऐसा वाकया भी रिपोर्ट हुआ था जिसमें पता चला था कि उस साहब तो उनका इंतकाल हो गया, तो उन पर इतना ज्यादा उस चीज का प्रेशर था। तो क्या कोई नोटिस वगैरह कोई इनको पूछगछ हुई है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये अभी वैसे ही चल रहे हैं? और साथ में ये भी मैं ऐड करता चलूं कि शुरू में ये कहा गया था, कुछ ऐसे नए मार्केट में आए थे, एंट्रेंट्स आए थे जिन्होंने कहा था जी शुरू में सिर्फ गाड़ियां बाहर से आ रही हैं, बाद में फिर हम यहीं पे मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन वो अभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी नहीं हुई है। उसमें ऐसा है कि देखें जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये कोई बहुत छोटा प्लांट नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ टाइम, तो उसमें अभी काफी टाइम लग रहा है। और जहां तक शॉर्टेज का ताल्लुक है ना, ये डिलेज का ताल्लुक है, ये ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से वी शुड बी फेयर इनफ, मैं बिलावल उनको क्रिटिसाइज करूं तो वो गलत होगा कि ये पूरी दुनिया में है। यूएस में भी अगर आप देखें तो वाहिद साल होगा कि जिसमें आपको गाड़ियों की बुकिंग 8-8, 10-10 महीने पे मिल रही है, और वहां पे भी यहाँ से ऑन का जो कल्चर है चला गया। अगर आप वेल्थी इनफ है तो आप अभी आज ऑन दे के गाड़ी ले लें, वरना 8-10 महीने वेट करें। तो वो तो इस वजह से एक डिले है कि बिकॉज पूरी दुनिया में ग्लोबल शॉर्टेज थी, चिप्स की भी, फ्रेट के इशू थे, तो उसकी वजह से हुआ। बाकी जहां तक मैन्युफैक्चरर्स की ताल्लुक है कि उनकी प्रोडक्शन नहीं आई, तो वो उनके प्लांट्स मशीनरी की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट थी उसके अंदर भी डिलेज थे। बट मुझे ये लगता है आई एम होपफुल कि जो 2023 है वो पाकिस्तानी कंज्यूमर की इच्छा होगा 22 और 23 का। उसकी वजह ये कि जितनी ये मैन्युफैक्चरिंग लगी इन सब की प्रोडक्शन मार्केट में आना शुरू हो जाएगी, एंड आई कैन प्रेडिक्ट वेरी वेल इन एडवांस इंशाल्लाह ताला आपको 2022 के एंड में पाकिस्तान में ऑन किसी गाड़ी पे नहीं मिलेगा। चलें, अल्लाह करे जी इस तरह से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील मनसब कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, बात हुई गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, और जैसा कि सुनील मनसब ने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया और उनके मुताबिक ये चूंकि डॉलर की प्राइस ऊपर गई है जिसकी वजह से फिर गाड़ियों की भी प्राइसेस ऊपर गई हैं, और जो टैक्सेस लगाए थे गवर्नमेंट ने जो अनाउंस हुए थे 2021-2022 के बजट में, वो टैक्सेस वहीं पर हैं, लेकिन ये डॉलर चूंकि ऊपर चला गया है, रुपया डी वैल्यू हुआ है, इस वजह से प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं। और दूसरी तरफ जो ये ऑटो पॉलिसी थी कि जी जो बायर है उसको मैन्युफैक्चरर टाइम से गाड़ी डिलीवर करेगा, वो अब तक नहीं कर पाया है। ये सब बातें तो कही जा रही थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। और साथ में जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी को भी लेकर सुनील मनसब ने फरमाया कि जी पंजाब में रजिस्ट्रेशन कुछ है, फेडरल में कुछ है, केपीके में कुछ है, सिंध में कुछ है, सिंध में बल्कि उन्होंने कहा कि जी होती ही नहीं है। तो इससे ये अंदाजा होता है कि पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद होना बहुत जरूरी है, जो कि अब तक नहीं हुआ है। इसके साथ ही जी मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कमिंग फ्राइडे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाना।